नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत 2023 तक बंदरगाह परियोजना में $82 अरब का निवेश करेगा। केंद्र ने और अधिक निजी अस्पतालों को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाने की अनुमति दी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदान की अवधि बढ़ाई। गुजरात स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड जीत। हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण लागू। भारतीय वायुसेना आज से संयुक्त अरब अमारात में शुरू डेजर्ट फ्लैग अभ्यास में पहली बार शामिल होगी। अमेरिका में नावल्नी के मुद्दे पर रूस पर और प्रतिबंध लगाया। हॉकी में भारत और मेजबान जर्मनी के बीच पुरुष टीम का मैच 1-1 से बराबर। और गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों में जम्मू कश्मीर पदक तालिका में पहले स्थान पर। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2035 तक बंदरगाह परियोजनाओं में $82 अरब का निवेश करेगा। उन्होंने दुनिया के देशों को भारत की विकास यात्रा में साझेदार बनने के लिए आमंत्रित किया है। कल वर्चुअल माध्यम से मैरीटाइम इंडिया समिट में उन्होंने कहा कि भारत समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए बहुत गंभीर है और समुद्री जीव जंतुओं तथा वनस्पति उत्पादों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उभरती ब्लू इकोनॉमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है। 3 दिन के मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर कर रहा है। प्रधानमंत्री ने देश के बुनियादी ढांचे के उन्नयन और आर्थिक सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि देश के प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता 2014 में 87 करोड़ टन थी, जो अब 1 अरब 55 लाख टन हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के बंदरगाहों में अब डेटा की उपलब्धता को आसान बनाने के लिए सीधे बंदरगाह प्रवेश, सीधे वितरण और उच्च स्तरीय बंदरगाह प्रणाली उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि भारतीय बंदरगाहों में आने जाने वाले माल के लिए प्रतीक्षा अवधि कम हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारादीप में वधावन और कांडला में दीनदयाल बंदरगाह का विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं से युक्त मेगा पोर्ट के रूप में विकास किया जा रहा है। द सागरमाला प्रोजेक्ट for promoting port-led development was announced by the government in 2016. As part of the program, more than 574 projects at a cost of $82 billion or 6 lakh crores have been identified for implementation during 2015 to 2035. To encourage domestic shipbuilding, we approved the Shipbuilding Financial Assistance Policy for Indian shipyards. Ship repair clusters will be developed along both coasts by 2022. प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार जलमार्गों के विकास के बारे में इस तरह से विचार कर रही है जैसा पहले कभी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि घरेलू जलमार्ग परिवहन के क्षेत्र में लागत की दृष्टि से लाभकारी और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक 23 जलमार्गों को यातायात के लिए शुरू करना है। सरकार ने द्वीप बुनियादी ढांचे और इको सिस्टम का समग्र विकास शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार समुद्री क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इच्छुक है। We are keen to promote the use of renewable sources of energy in the maritime sector. We are in the process of installing solar and wind-based power systems at all the major ports across the country. We aim to increase usage of renewable energy to more than 60% of total energy by 2030 in 3 phases across Indian ports.
India's long coastline awaits you. India's hard-working people await you. Invest in our ports. भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों की पनाहगाह बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि पवन बढ़े ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रश्रय देने के लिए कुख्यात है। श्री पवन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यह भी कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। The members of this council are well aware that Pakistan has provided pensions to dreaded and listed terrorists out of state funds and has the dubious distinction of hosting the largest number of terrorists proscribed by the United Nations. We reject the reference to the Union Territory of Jammu and Kashmir in the statement of the OIC. It has no locus standi to comment on matters related to Jammu Kashmir, which is an integral and inalienable part of India. जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने लश्कर-ए-मुस्तफा के नाम मुकदमा दर्ज किया है। उस पर आतंकवादी गुट जैश-ए-मोहम्मद के कहने पर जम्मू में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। एनआईए इससे पहले लश्कर-ए-मुस्तफा के आतंकवादी हिदायतुल्लाह मलिक को पिछले महीने गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से एक हथगोला, 3 मैगजीन, 28 गोलियां तथा कई आपत्तिजनक दस्तावेज और सामान बरामद किए गए थे। एनआईए ने कहा है कि हिदायतुल्लाह मलिक ने जम्मू और दिल्ली में 2018 और 2019 में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए रेकी की थी। वो इससे पहले अन्य आतंकवादी गुटों से भी जुड़ा रहा है। एनआईए ने यह भी कहा है कि लश्कर-ए-मुस्तफा के आतंकवादियों ने नवंबर 2020 में शोपियां में जम्मू कश्मीर बैंक की मुख्य शाखा में दिन दहाड़े 60 लाख रुपए की लूट की थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में निमिता रेलवे स्टेशन में बम धमाके की जांच शुरू कर दी है। पिछले महीने बम धमाके में पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम मंत्री जाकिर हुसैन सहित 22 लोग जख्मी हुए थे। एनआईए ने कहा है कि इस सिलसिले में शुरुआत में चश्मदीद गवाह के बयान के आधार पर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध मुर्शिदाबाद जिले में अजीमगंज रेलवे थाने में भारतीय दंड संहिता और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच एजेंसी ने कहा है कि उसने अब इससे संबंधित मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन अपने हाथ में ले ली है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना और इसी प्रकार की राज्य स्तरीय स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत सूचीबद्ध सभी निजी अस्पतालों को कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में काम करने की अनुमति दे दी है। एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने कहा कि सभी निजी अस्पतालों की क्षमताओं का 100% उपयोग करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। सरकार ने उन निजी अस्पतालों को भी कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में काम करने की अनुमति दे दी है, जो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं हैं। सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि यदि निजी अस्पतालों में कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी सभी सुविधाएं और कर्मचारी उपलब्ध हैं, तो वे कोविड टीकाकरण के रूप में काम करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 45 से 60 वर्ष के बीच की आयु के लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाने के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य भर में टीकाकरण के लिए लगभग 2 करोड़ लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक सरकारी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में सप्ताह के 6 दिन कोविड टीकाकरण का काम होगा, जबकि अन्य सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ये काम सप्ताह में 3 दिन सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए स्लॉट 60% उन लोगों के लिए आरक्षित होंगे जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आएंगे और 40% उन लोगों के लिए होंगे जो बिना रजिस्ट्रेशन के इन केंद्रों पर पहुंचेंगे। सेल्फ रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सुबह 9 से 11 बजे के बीच में टीका लगाया जाएगा, जबकि उसके बाद पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आने वाले लोगों का टीकाकरण 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 50% स्लॉट रजिस्ट्रेशन कराने वालों और 50% स्लॉट सीधे स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचने वालों से भरे जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में अब तक 10,701 लोगों से
अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया गया। 29 दिन में 9,668 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है। 18 दिन में 1,033 अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को टीका लगाया गया। केरल में कोविड महामारी के संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। राज्य में वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से ऊपर के रोगग्रस्त लोगों के लिए कोविड टीकाकरण का कार्य तेजी से जारी है। देश में कुल कोरोना संक्रमित लोगों में से इस समय केवल 1.51% में ही संक्रमण मौजूद है। स्वस्थ होने की दर 97% से अधिक है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल नई दिल्ली में कहा कि केवल महाराष्ट्र और केरल में कोविड रोगियों की संख्या 40,000 से अधिक है, जो देश में रोगियों की कुल संख्या का 75% है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सप्ताह में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सरकार ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और पंजाब में केंद्रीय दल भेजे हैं, जो संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत 2035 तक बंदरगाह परियोजनाओं में $82 अरब निवेश करेगा। केंद्र ने और अधिक निजी अस्पतालों को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाने की अनुमति दी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदान की अवधि बढ़ाई। गुजरात स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड जीत। हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण लागू। भारतीय वायुसेना आज से संयुक्त अरब अमारात में शुरू डेजर्ट फ्लैग अभ्यास में पहली बार शामिल होगी। अमेरिका ने नवलनी के मुद्दे पर रूस पर और प्रतिबंध लगाए। पुरुष हॉकी में भारत और मेजबान जर्मनी के बीच मैच 1-1 से बराबर। और गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों में जम्मू कश्मीर पदक तालिका में पहले स्थान पर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के समय में आधे घंटे की बढ़ोत्तरी की है। आयोग की अधिसूचना में बताया गया है कि मतदाता अब सवेरे 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक वोट दे सकेंगे। आयोग ने कहा कि कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए विस्तार का निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 30 सीटों पर 27 मार्च को मतदान होना है। असम में पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस चरण में 47 निर्वाचन क्षेत्रों में 27 मार्च को मतदान होगा। 9 मार्च तक नाम दाखिल किए जा सकते हैं। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 12 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। तमिलनाडु और केरल में चुनाव की तारीख करीब आने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां चुनावी गठबंधन करने में जुट गई हैं। तमिलनाडु में 2 प्रमुख पार्टियां ऑल इंडिया अन्ना डीएमके और डीएमके पार्टी अन्य दलों के साथ गठबंधन करने के लिए जोड़-तोड़ कर रही है। केरल में प्रमुख राजनीतिक दल सीट और उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने में लगे हैं। गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भाजपा ने 6 नगर निगमों में अपनी शानदार जीत को ग्रामीण गुजरात में भी प्रभावशाली तरीके से दोहराया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने 2015 के चुनाव में मिली सारी बढ़त गंवा दी है। नगर निगमों की तरह आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम जैसी नई पार्टी भी कुछ हिस्सों में अपना खाता खोलने में सफल रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने इस विजय को पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और सरकार के कार्यक्रमों का नतीजा बताया है। उन्होंने कहा कि इस विजय से लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि लोगों ने हमें बड़ा जनादेश दिया है और हम उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। दिल्ली में आज नगर निगम के 5 वार्ड के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। इन सभी वार्डों में 28 फरवरी को मतदान हुआ था, जिसमें मतदान का प्रतिशत 50.86% था। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 2 वार्डों रोहिणी सी और शालीमार बाग उत्तर और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 3 वार्डों त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और चौहान बांगड़ में मतदान हुआ था। दिल्ली के 272 वार्डों में से 104 वार्ड उत्तरी दिल्ली नगर निगम में और 104 वार्ड दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में हैं और जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 64 वार्ड हैं। हरियाणा के राज्यपाल ने कल उस विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसके तहत निजी क्षेत्र में
50,000 रुपए तक मासिक वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान है। ये विधेयक पिछले वर्ष राज्य विधानसभा में पारित किया गया था। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों, सामाजिक संगठनों और ट्रस्ट की नौकरियों में 75% आरक्षण मिलेगा। निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण का वायदा उप मुख्यमंत्री चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान किया था। राज्य में जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। विधेयक को उप मुख्यमंत्री चौटाला ने पिछले वर्ष विधानसभा में पेश किया था। इस विधेयक में निजी क्षेत्र की 50,000 रुपए तक मासिक वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान है। सभी कंपनियों को 50,000 रुपए तक के मासिक वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों का विवरण दर्ज करना होगा और ऐसा नहीं करने पर इस कानून के तहत जुर्माने का प्रावधान है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नितिन पटेल आज विधानसभा में बजट पेश करेंगे। कोरोना महामारी के कारण पूरा बजट कागज के इस्तेमाल के बिना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेश किया जाएगा। पिछले सप्ताह नितिन पटेल ने गुजरात बजट के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन भी जारी किया था। इसके माध्यम से सभी सरकारी अधिकारी, विधायक और अन्य संबंधित व्यक्ति अपने मोबाइल फोन पर बजट के प्रावधानों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार आज सदन में 3 विधेयक भी पेश करेगी। भारतीय वायुसेना पहली बार संयुक्त अरब अमारात के अल धफरा एयरबेस पर आज से शुरू हो रहे डेजर्ट फ्लैग अभ्यास में शामिल हो रही है। संयुक्त अरब अमारात की वायुसेना की मेजबानी में हो रहे इस वार्षिक युद्धाभ्यास में कई देशों की सेनाएं शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के अतिरिक्त अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेना भी इस अभ्यास में हिस्सा ले रही हैं। ये अभ्यास इस महीने की 27 तारीख तक चलेगा। इस अभ्यास में दुनिया भर के विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमान शामिल हो रहे हैं, जो भारतीय वायुसेना सहित सभी अन्य वायुसेना को आपस में ज्ञान और अनुभव के आदान प्रदान का अवसर देंगे। अमेरिका ने रूस के प्रमुख विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी को जहर देकर मारने के प्रयास के बाद रूस और वहां की कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ मिलकर प्रतिबंध लगाए गए हैं और रूस से नवलनी को जेल से रिहा करने को कहा गया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ये प्रतिबंध बाइडेन सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक हैं। बाइडेन प्रशासन ने पहली बार रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं। उधर रूस ने अमेरिका के प्रतिबंधों की तीखी निंदा की है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि जो लोग इन कंपनियों पर निर्भर थे, उनके बारे में अमेरिका को सोचना चाहिए था। यूरोपीय संघ में रूस के प्रतिनिधि व्लादिमीर चिज़ोव ने कहा कि उनका देश यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों पर बहुत शीघ्र प्रतिक्रिया देगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इस सिलसिले में आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं की कहानियां प्रस्तुत कर रहा है। पर्वतारोही अंशु जमसेनपा को इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट। अंशु जमसेनपा अब तक 5 बार माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुकी हैं। 2011 में उन्होंने एक ही सीजन में 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। एक ही सीजन में 2 बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाली अंशु दुनिया की पहली महिला हैं। 2013 में उन्होंने 3 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। 2017 में उन्होंने 5 दिनों में एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी महिला ने इतने कम समय में इस चोटी को फतह किया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पर्वतारोही अंशु जमसेनपा ने अपने अनुभव साझा किए। Weather plays a major role. So in all these 5 attempts, except in one summit, rest of the time the weather was very bad. That was the biggest challenge that I had to face. And then also nowadays, like a lot of people, they go to climb Everest. Traffic is again an issue. A lot of immature climbers, they also come. It becomes really difficult. You have to wait in the queue. So it makes your climbing slow. Actually, it's a very spiritual moment when you're there at the top. You're representing the whole country. अंशु का मानना है कि महिलाओं को खुद पर भरोसा होना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। दीक्षा सक्सेना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा।
भारतीय स्टेट बैंक ने आवास ऋण पर ब्याज दर 6.7% कर दी है। बैंक ने कहा है कि 75 लाख रुपए तक का आवास ऋण लेने वालों के लिए ब्याज की दर 6.7% होगी और 75 लाख से अधिक का ऋण लेने के लिए ब्याज दर 6.75% रहेगी। ब्याज दरों में छूट सिबिल स्कोर पर निर्भर करेगी। ये छूट 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी और इसमें प्रोसेसिंग फीस पर 100% छूट मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ऋण लेने वाली महिलाओं को 5 आधार अंकों की विशेष छूट दी जा रही है। यूरोपीय हॉकी श्रृंखला में कल भारतीय पुरुष टीम और जर्मनी का मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। भारत की ओर से जर्मनप्रीत सिंह ने गोल किया। जर्मनी ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल कर बराबरी कर ली। इस बीच महिला हॉकी में मेजबान जर्मनी ने भारत को 2-0 से हरा दिया है। 4 मैचों की श्रृंखला में जर्मनी 3-0 से आगे है। श्रृंखला का अंतिम मैच कल खेला जाएगा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में जम्मू कश्मीर ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। जम्मू कश्मीर ने इन खेलों में 11 स्वर्ण, 18 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। 5 दिन का ये खेल आयोजन 26 फरवरी को आरंभ हुआ था और कल कश्मीर के बारामूला जिले में गुलमर्ग में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी को इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए कहा था कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल प्रतियोगिता जम्मू कश्मीर को शीतकालीन खेलों का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इस विशाल खेल आयोजन में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन केंद्रीय युवा कार्य मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर खेल परिषद और जम्मू कश्मीर शीतकालीन खेल संगठन के साथ संयुक्त रूप से किया। स्विस ओपन 2021 बैडमिंटन चैंपियनशिप के पहले दिन कल अश्विनी पोनप्पा और सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी की भारतीय जोड़ी ने मिक्स्ड डबल्स में इंडोनेशिया के हाफिज फैजल और ग्लोरिया इमानुएल की जोड़ी को 21-18, 21-10 से पराजित कर दूसरे दौर में जगह बना ली है। एक अन्य मिक्स्ड डबल्स मैच में भारत के प्रणव जेरी चोपड़ा और एन सिक्की रेड्डी को ब्रिटेन के मार्क्स एलिस और लॉरेन स्मिथ ने 21-18, 21-15 से पराजित कर दिया। पुरुष एकल मुकाबलों में आज अनेक भारतीय खिलाड़ी अपने पहले दौर के मैच खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत का एक और भारतीय खिलाड़ी समीर वर्मा के साथ मैच होगा, जबकि प्रणॉय एचएस का मुकाबला नीदरलैंड के खिलाड़ी से होगा। आज होने वाले अन्य पुरुष एकल मुकाबलों में सौरभ वर्मा, अजय जयराम, साई प्रणीत और युवा खिलाड़ी लक्ष्य सेन मैदान में उतरेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से अहमदाबाद में खेला जाएगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल सुबह 9 बजे से एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब रवि बता रहे हैं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद चंद्रिका। देश भर में कोविड रोधी टीकाकरण की रफ्तार तेज होने पर आज लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर विस्तार से खबर दी है। 2 दिन में 50 लाख से ज्यादा पंजीकरण, लिखता है जनसत्ता। देश के सभी निजी अस्पतालों में लगेगा टीका। अखबार लिखते हैं, बदली रणनीति, दिन हो या रात, निजी अस्पतालों में हर वक्त टीका। हिन्दुस्तान की खबर है, 8 राज्यों में संक्रमण की रफ्तार बढ़ी। अखबार ने लिखा है, अचानक मिल रहे हैं नए मरीज। समुद्री नौवहन के क्षेत्र में बंदरगाहों, जलमार्गों और पोत कारखानों में वैश्विक निवेशकों को आमंत्रित करने तथा 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना पर भी अखबारों की नजर है। राष्ट्रीय सहारा के पहले पन्ने पर बड़ी खबर है, कांग्रेस में कलह बढ़ी, जम्मू में आजाद के खिलाफ प्रदर्शन, निजी हित साधने का आरोप। जनसत्ता ने कांग्रेस में कलह का कारण सिद्दीकी से गठबंधन माना है। गुजरात में सभी 31 जिला पंचायतों में भाजपा की एक तरफा जीत भी अखबारों की सुर्खियों में है। दैनिक जागरण ने मुख्य पृष्ठ में बड़े अक्षरों में लिखा है, पाकिस्तान में सरकारी खजाने से दी जा रही है आतंकवादियों को पेंशन। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, भारतीय वायुसेना आज से यूएई में अमरीका, फ्रांस, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया की वायुसेना के साथ युद्धाभ्यास शुरू करेगी। दैनिक भास्कर ने विशेष शीर्षक से खबर दी है, स्पेन की मारिया काशी में बनी संस्कृत की आचार्य, भारतीय छात्रों को पीछे छोड़ स्वर्ण पदक जीता, अब स्पेन में देंगी संस्कृत की दीक्षा। उत्तराखंड में हरिद्वार में कुंभ की अवधि इस बार 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच होगी। कुंभ के दौरान अस्थायी रूप से ठहरने और तंबू लगाने पर पाबंदी।
उत्तराखंड कैबिनेट ने शाही स्नान दिशा निर्देशों के मुताबिक करने पर मुहर लगाई। दैनिक भास्कर की खबर है, राजस्थान में जोधपुर में पक्षियों के बसेरे की चिंता को लेकर लोग बना रहे हैं 70 फीट ऊंचा पक्षी घर, जिसमें सैकड़ों छोटे छोटे घरौंदे होंगे। इसे बनाने में करीब 7.5 लाख रुपए का खर्च आएगा। मौसम के बारे में अखबार लिखते हैं, गर्मी बढ़ने के आसार। हिंदुस्तान ने लिखा है, दिल्ली में तेज हवाओं के चलते गर्मी और प्रदूषण से कुछ राहत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत 2035 तक बंदरगाह परियोजना में $82 अरब का निवेश करेगा। केंद्र ने और अधिक निजी अस्पतालों को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाने की अनुमति दी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदान की अवधि बढ़ाई। गुजरात स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड जीत। हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण लागू। भारतीय वायुसेना आज से संयुक्त अरब अमारात में शुरू डेजर्ट फ्लैग अभ्यास में पहली बार शामिल होगी। अमेरिका ने नेवलनी के मुद्दे पर रूस पर और प्रतिबंध लगाए। पुरुष हॉकी में भारत और मेजबान जर्मनी के बीच मैच 1-1 से बराबर। और गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों में जम्मू कश्मीर पदक तालिका में पहले स्थान पर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।